Welcome back. Methods of measuring national income. So there are already we have understood all the aggregates: GDPFC, GDPMP, NDPFC, NDPMC, MP, then GNPFC, GNPMP, and NPMP and NPFC. So these are the methods. These are the aggregates. Now, how to calculate these aggregates? So there are three methods. One is value added method to calculate national income. The other is uh, income method, or it is known as income method to calculate national income. And the next one is expenditure method to calculate national. Okay, so uh, what method is being used by the, say, officer of central statistical organization to do the calculation? So they use all three method. They combine all three method to find out the GDP, because many things need to be understand through the approach of value added method. Many things need to understand through income method, and many things need to be understand through expenditure method. Okay, so all three methods are uh, equally important. Now let's discuss with the first one, value added method. Now for value added method, you refer to this page number 34, value added method. Now, what is this? In this, under the value added method, also known as the production method, under this, value of all goods and services produced in a year is added. बस खत्म. क्या इससे सर हो जाता है? इतना इजीली आपने खत्म कर दिया क्या? बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है. जितनी आसानी से मैंने ये कह दिया कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना है, उसके पीछे उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझना पड़ेगा. कैसे? सबसे पहले सभी सेक्टर्स को अपने को डिवाइड करना होगा. वी हैव टू डिवाइड द सेक्टर्स. फिर हर सेक्टर की टोटल वैल्यू को हम ऐड करेंगे, और इससे जो मैंने लार्ज अप्रोच बोला वो मिल जाएगा, दैट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? सी, this is the value of all goods and services produced by everyone. Okay, sales plus change in stock, this is the total value of output. इस साल कितना सेल हुआ? 1000 यूनिट. ठीक है. चेंज इन स्टॉक कितने का? पिछले साल स्टॉक था 200 यूनिट का, इस साल स्टॉक है 100 यूनिट का. चेंज इन स्टॉक कितने का? 100 यूनिट का. यानी जितने हमने बेचा और जितना हमारी स्टॉक में चेंज हुआ, इसका मतलब वो जो चेंज है वो इस साल बनाया गया. यस, अग्री? इसको एग्जांपल, हाँ बताइए. ठीक है निशान जी आज. हाँ हाँ, इसको आप ऐसे भी समझिए. मान लीजिए लास्ट ईयर स्टॉक था से 200 यूनिट, तो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था. इस साल हमने 1000 यूनिट सेल किया, और इस साल स्टॉक बचा है 300. मैं बढ़ा के बोल रहा हूं अभी 300. तो पिछले साल स्टॉक था 200, इस साल स्टॉक है 300. चेंज इन स्टॉक कितने का? 100 यूनिट है ना, और हमने बेचा 1000 यूनिट है. तो इस साल एक्चुअली में बनाया हमने कितना था? 1100 यूनिट. ठीक है, इसको अब मैं दूसरी तरीके से बोलता हूँ. पिछले साल 200 यूनिट बचा था, इस साल हमने 1100 बनाया, टोटल हो गए 1300 यूनिट. 1300 में 300 बचा है और 1000 हमने बेचा है. एक्चुअली जीडीपी का कैलकुलेशन क्या है कि इस साल, इस एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं नेशनल इनकम, या उसकी वैल्यू को हम कहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे निकाला जा सकता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना हमने बनाया है वो सारे के सारे बेच तो नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री में रह जाएगा. उस इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए हम चेंज इन स्टॉक देखते हैं.
ना ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हमने क्या किया, सारे जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं देश भर में बनाए जा रहे हैं उन सब की वैल्यू को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी ने नट बोल्ट बनाया, तो वो कंज्यूमर ने डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया, उसको तो कार कंपनी ने कंज्यूम किया, और फिर कार कंपनी वापस से कार आपको बेच रही है। तो अगर हम कार कंपनी की वैल्यू ले ले, 5 लाख रुपए का कार बना, और हम दूसरी तरफ ले ले कि 1,000 रुपए का नट बोल्ट बना, तो क्या नट बोल्ट का डबल एडिशन नहीं हो रहा है क्या? नट बोल्ट के वैल्यू का डबल एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक बार कार में भी कर रहे हैं हम उसको, 5 लाख में वो 10,000 का नट बोल्ट है, और इधर 10,000 जो अलग से कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो जो जो भी फाइनल कंजम्पशन के लिए आएगा उसकी वैल्यू अपने को चाहिए। तो कैसे निकाला जाए? तो क्या करते हैं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज सबकी वैल्यू को पहले ले लेते हैं, और फिर जितने इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यानी सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस जितने कंजम्पशन हैं, उन सारे कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। तो अपने को क्या मिल जाएगा? फाइनल वैल्यू। इसमें कोई भी चीज डबल काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इसका ध्यान रखना है अपने को, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाते हैं ना। A firm disposes of its value uh, added at market price, gross value added at market price, among the three items: making depreciation provision for consumption or fixed capital, making payments of indirect taxes and excise duty, and making factor payment of wages. अभी अपने पास ये सब नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब करेंगे हम, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया? ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो भी ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हमको मिलेगा, वो अपने को क्या दे देगा? वो अपने को दे देगा जीडीपी, मार्केट प्राइस। मैं क्या बोला? अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्या करना है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इज विल गिव यू gross value added at market price। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? GVA at market price। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या? समेशन ऑफ ऑल GVA ऑफ ऑल सेक्टर्स। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? समेशन ऑफ ऑल GVA ऑफ ऑल सेक्टर्स। अब एक एक सेक्टर्स का पहले GVA निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एवरी सेक्टर, अलग अलग, और उसके करने के बाद सारे सेक्टर्स का GVA को जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को? विल गिव यू GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहां से क्या निकला? यहां से क्या निकला कि ग्रॉस वैल्यू एडेड से हम डायरेक्टली कहां तक पहुंच सकते हैं? अगर हम देश के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जोड़ दें तो हम कहां पहुंच सकते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद बाकी की 8 एग्रीगेट्स कैसे निकलेंगे? वी हैव टू एडजस्ट विद द डेप्रिसिएशन, NFIA एंड एंड NIT, उससे अपने को बाकी मिले। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये हमारा हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना, अब इसी GVA में से, इससे तो GDP मिल जाएगा, अगर इसमें से नेट वैल्यू अपने को चाहिए तो क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, सिंपल है। यहां पर नेट वैल्यू चाहिए होगा अपने को, अपना ट्रिक वही है, सेम, ग्रॉस एंड नेट। इफ यू वांट टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट, यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट लाना है तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट लाना है तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके। Now, what are the precautions that we need to take while measuring national income of a country through value added method? Now, the precaution number one: imputed rent values of self occupied house
should be included in the value of output. Though these payments are not made to others, their values can be easily estimated from prevailing values in market. Imputed rent वैल्यू का मतलब मेरा खुद का मकान है, मैं अपने आप को कोई किराया नहीं देता हूं, लेकिन उसकी वैल्यू है, किराए की वैल्यू है जो मैं किसी को नहीं देता हूं, उसको काउंट करना एक मुश्किल आती है। करना चाहिए, लेकिन वो करने में मुश्किल आती है, तो ये प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो ये कैसे रख सकते हैं, जो भी मार्केट वैल्यू है उस एरिया में, अगर मकान में कोई और रेंट, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं उसके बगल वाले घर में कोई रेंट पे रह रहा है, तो वो अगर 5,000 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब आपका भी इम्प्यूटेड रेंट कितना है, 5,000। इम्प्यूटेड कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ पढ़ा था, इम्प्यूटेड कॉस्ट में पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना, इम्प्यूटेड कॉस्ट में पढ़ा था। तो इम्प्यूटेड रेंट का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का रेंट। इसको नाउ नेक्स्ट इज सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मेजरिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ईयर। अगर मैं, एक राम व्यक्ति है, उसने एक मकान बनाया, उसने श्याम को बेचा, उसने मकान खरीदा, तो यहां पर अगर हम पैसे के टर्म्स में देखें तो दो बार मकान, एक बार बनाया तब से 10 लाख रुपए खर्च हुआ, मकान बेचा 11 लाख रुपए खर्च हुआ लक्ष्मण का। राम ने बनाया 10 का, लक्ष्मण ने खरीदा 11 का। तो यहाँ दो बार ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो जीडीपी में क्या दो बार हिस्सा आप काउंट करेंगे? नहीं, इसको आप बड़े नजरिए से देखिए। आप अगर देश के नजरिए से देखेंगे तो क्या दो बिल्डिंग बना? नहीं, एक ही बिल्डिंग बना है, वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। तो देश की नजर में कितनी संपत्ति है? एक ही संपत्ति है। तो जब संपत्ति एक ही है तो उसको हम डबल काउंट नहीं करेंगे। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेकंड हैंड बेचते हैं तो उसको डबल काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा जीडीपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा वही एसेट, वही उत्पादन है, एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाए बस। आप फर्ज कीजिए, अगर हम इस तरह से करें तो फिर हम मान लीजिए गेहूं किसान जो है वो मंडी में बेचा, मंडी ने फिर होलसेलर को, होलसेलर ने फिर रिटेलर को, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को, तो यहाँ पैसे का ट्रांजेक्शन कितनी बार हो गया? 4-5 बार हो गया। सबको काउंट करेंगे क्या? नहीं। गेहूं तो एक ही बार बना है ना, 1 क्विंटल गेहूं हुआ है, तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश में एक ही क्विंटल गेहूं है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1 क्विंटल गेहूं का है। इसीलिए अपने को डबल काउंटिंग नहीं करना है। जैसे हमने ये एग्जांपल दिया, वैसे ही सेकंड हैंड गुड्स का भी एग्जांपल सेम है, कि देश की नजर में तो वो एक ही वस्तु है जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है, तो उसकी वैल्यू को हम डबल ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर टू बी काउंटेड व्हाइल मेजरिंग नेशनल। इन दिस मेथड द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी वैल्यूड एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे से अंडर डेवलप्ड कंट्री, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे गांव में भी आलू उगाया गया, चावल उगाया गया, आपके घरों में भी होता होगा। अब वो तो हमने अपने घर में ही इस्तेमाल कर लिया, वो तो हमारे हमारे देश की मिट्टी ने उसको जन्म दिया, आलू को और चावल को। वो तो काउंट होना चाहिए हमारे जीडीपी में, कि हमारी हमने अभी जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके नजरिए से सोचिए, वो काउंट होना चाहिए कि हमारे देश में इतना गेहूं होगा। लेकिन बहुत सारे सेल्फ कंजम्पशन में चले जाते हैं जो एक्चुअल काउंटिंग में नहीं आते, उसको भी काउंट करना चाहिए। तो काउंट करने के तरीके क्या है? इसका तरीका है कि वो रिकॉर्ड, आप जानते होंगे, रैयत होते हैं जो गांव में पहले आप कौन सा फसल लगाए हैं, क्योंकि सब्सिडी अगर चाहिए आपको तो वो फसल की जानकारी पहले देनी पड़ती है। तो वो रैयत क्या करते हैं, फसल की जानकारी लेते हैं और उसमें एस्टिमेटेड उपज होता है कि एस्टिमेशन कितना कितना आप उपज करेंगे, तो उसमें आपका सेल्फ कंजम्पशन भी काउंट हो जाता है। और फिर एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट कितना रहा वो आपको बताना है, और फिर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन मोर और लेस आ जाता है। लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे लोग जो सब्सिडी नहीं लेते हैं या रैयत को रिपोर्ट नहीं करते हैं, या जो छोटे छोटे एरिया में काम कर, जिसको इन सब से कोई लेना देना नहीं है, अपनी खुशी के लिए, जैसे आप अपने घर के बगीचे में सब्जी उगा रहे हैं और वो सब्जी खा रहे हैं, तो वो काउंट में नहीं आ रहा है। आना चाहिए क्योंकि वो देश का उपज है, लेकिन आ नहीं रहा है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं लिमिटेशन है काउंटिंग में, लेकिन आना चाहिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट। देखिए, ये भी आना चाहिए लेकिन आ नहीं सकता है। घर में माताएं बहनें जो सेवा दे रही हैं वो भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन उसको हम नहीं ला सकते, क्योंकि हम उसको सबसे पहले तो रुपीज में मेजर नहीं करते, और दूसरी बात उसको हम रिपोर्ट नहीं करते, तो ये भी नहीं आती है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मस्ट नॉट बी काउंटेड व्हाइल मेजरिंग वैल्यू एडेड बिकॉज दिस विल अमाउंट टू डबल काउंटिंग। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जिसको ध्यान में रखना है, और ये एक तरह से लिमिटेशंस भी है जहां पे दिक्कतें आती है
सीएसओ को एस्टिमेट करने में हमारे देश का नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इनकम मेथड में। क्या है इनकम मेथड? सारे देश के लोगों की सारे आय, जितने भी सोर्सेज से वो कमा रहे, ऑल फैक्टर पेमेंट्स शुड बी एडेड एंड दिस विल गिव यू द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, दैट इज इनकम मेथड। अंडर दिस इनकम मेथड क्या क्या चीज है, मोटे मोटे तौर पे पहले इक्वेशन में लिख देता हूं। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को स्मॉल आई या स्मॉल आर से भी आप दिखा सकते हैं, अरे कैपिटल नहीं स्मॉल, मान लीजिए मैं आई करता हूं, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को आप पाई से दिखाएंगे, तो यहां पे मैं इंसर्ट कर देता हूं पाई। ओके, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर दी ओनली सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा कोई सोर्स आप बताइए, चलिए, और किस तरह से कमा सकते हैं पैसे, बताइए। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और कैसे कमा सकते हैं पैसे, और कोई तरीका है? आप बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट मिलता है। आपने कहीं किसी को उधार दिया है, डेट दिया है, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने अपना कोई प्रॉपर्टी किराए पर चला रहे तो रेंट मिल रहा है, या आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वेजेस मिल रहा है। यही तरीके हैं। तो सारे जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है वो इन चारों में फिट बैठ जाते हैं। कैसे बैठते हैं, आइए इसको हम यहाँ बुक में देखते हैं। सबसे पहले ना, like the value added method, the first step of in income method is to identify the productive enterprise and then classify them into the various industrial sectors such as, ठीक है, वो उसको मैं समझाऊंगा, उससे पहले पहले ये देख लेते हैं हमारा ना, the sources of income, compensation to the employees, wages, salaries, ईपीएफ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है। दूसरा है रेंट, रेंट या रॉयल्टी, हमने किताब लिखा उसकी रॉयल्टी मिल रही है, या आपका कोई पेटेंट है उस पर आप रॉयल्टी ले रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेंट। एंड देन इंटरेस्ट, एंड देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां से, डिविडेंड से आ सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर ये सारे प्रॉफिट का पार्ट है। एंड देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडिया as in other developing countries, there is a fifth category of factor income. Fifth category क्या है, mixed income of self-employed. In India, a good number of people are engaged in household industries, हम in family farms, other unorganized enterprises, जितने भी unorganized, किसान अपने ही खेत में काम कर रहा है और खुद कमा खा रहा है ना, तो वो अपने आप को वेजेस नहीं दे रहा, अपने आप को रेंट नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट लेकिन प्रॉफिट वो अगर बुक ऑफ अकाउंट्स अगर उसने नहीं बनाया है, अगर वो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है, तो उसका प्रॉफिट भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता है, आप खुद ही डिक्लेयर करते हैं। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो खुद डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। Okay, so because of self-employment nature of business, it is difficult to separate wages for the work done by self-employed from the surplus or profit made by them. Therefore, the income earned by them are the mix of wages, rent, interest and profit. ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो अपने आप को सैलरी नहीं दे रहा है तो वो प्रॉफिट मानेगा, अगर अपने आप को वो वेजेस दे रहा है तो वेजेस मानेगा, तो ये मिक्स्ड इनकम है, ठीक है। तो वो अगर अगर इनमें से किसी में भी नहीं फिट बैठ रहा है तो उसको अलग से मिक्स्ड इनकम बोल रहे हैं, हालांकि वो किसी न किसी में फिट बैठ जाता है, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जब हर व्यक्ति बैंक तक पहुंच गया है, लगभग हर व्यक्ति अभी भी नहीं पहुंचा, लेकिन भारत में हम कह सकते हैं 70% लोग बैंकों तक पहुंच गए। बैंक तक पहुंचने का मतलब है कि आपकी आय की जानकारी मोर और लेस आप देते हैं, क्योंकि बैंक तक हम तभी जाते हैं जब हमें सिर्फ सेविंग्स रखनी नहीं होती है, बल्कि हमें लोन या डेट की भी जरूरत आवश्यकता पड़ती है। तो जब डेट की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर आपके मिक्स्ड इनकम या सभी तरह के इनकम का रिकॉर्ड ग्रेजुअली आने लगता है। ओके, अगर बिल्कुल ही कोई व्यक्ति इन सब चीजों से कटा हुआ है बिल्कुल भी, तो फिर तो वो नेशनल इनकम में किसी भी तरह से काउंटिंग में नहीं आएगा।
नाउ द थर्ड स्टेप इज टू मेजर फैक्टर पेमेंट्स, इनकम पेड आउट बाय द ईच इंटरप्राइजेस। अच्छा, ये स्टेप मत देखिए, कंफ्यूज हो जाइएगा, आप सीधा यहाँ पर आ जाइए, है ना। स्टेप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी दिस कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, यस, मिक्स्ड इनकम एम्प्लॉय, इन दोनों को मैं वेजेस बोलता हूँ। ये है हमारा डब्ल्यू, ये हो गया डब्ल्यू, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड ऑल द प्रॉफिट्स। ये क्या जानकारी दे रहा है, इसमें कहीं भी डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा नहीं है। लोगों के हाथों में जो पैसा पहुंचा है सब काट पीट के पहुंचा है, डिप्रिसिएशन का कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए जी ग्रॉस की जगह यहां पर है ये नेट। नाउ कम टू डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इसलिए हम यहाँ सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो भी हमारे देश में काम कर रहे हैं, चाहे देसी हो या विदेशी, सभी लोगों की बात कर रहे हैं, सभी लोगों का यहाँ काउंटेड है, इसलिए ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ना कम टू फैक्टर प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे ऑलरेडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस से हटाकर हमें जो मिला है इनकम, हमें जो इनकम मिला है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या? इंडिविजुअल को जो पैसा मिलता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कोई हिस्सा है क्या? कोई हिस्सा नहीं है। हमें फाइनल प्राइस में हमें सामान, हमें फाइनल इनकम मिला है, इसलिए वो किस में है? फैक्टर कॉस्ट में। तो यहां से हम देखते हैं कि जिस तरह से ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में हम कहाँ पहुंचते थे, जीडीपी एमपी तक पहुंचते थे, वैसे ही यहाँ पर इनकम मेथड में अगर हम इन चारों को ऐड कर देते हैं तो हम कहाँ तक पहुंचते हैं? एनडीपी एफसी तक पहुंचते। बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम मैं दे रहा हूँ। ये इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तब समझ में आएगा। जब आप सबको जोड़ लेंगे फिर आप बोलेंगे यार जोड़ तो लिया लेकिन ये जो वैल्यू मिला ये है क्या, ये वैल्यू है क्या? तो आपको वहां पर समझ में आना चाहिए कि इनकम मेथड से अगर आप जोड़ कर आ रहे हैं, अगर इन चारों को जोड़ रहे हैं तो जो भी वैल्यू मिला उसको हम एनडीपी कहेंगे। अगर वैल्यू एडेड मेथड से हम जा रहे हैं तो जो भी हमें मिला है उसको हम जीडीपी एमपी कहेंगे। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है ना। देखिए ये जीडीपीएफसी, अब इसमें एनएनपीएफसी लाना है तो क्या करेंगे? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट किया, तो कैसे कन्वर्ट होता है? जब एनएफआईए का एडिशन होता है। ये देखिए सबसे ऊपर एनएफआईए को ऐड, ठीक है। यहां से फिर जीडीपीएफसी जाना है तो एन बन जाना चाहिए जी। तो एन जी कैसे बन जाएगा? जब डेप्रिसिएशन का एडिशन होगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल डोमेस्टिक कैसे बन जाएगा? नेशनल डोमेस्टिक कैसे बन जाएगा? जब एनएफआईए माइनस होगा। तो आप देखेंगे यहां पर एनएफआईए यहां था, यहां पर अब नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिए, तो बाकी सब में डिप्रिसिएशन ऐड कर दिए, जीडीपी एफसी बन गया। और इससे फिर जीडीपी एमपी चाहिए होगा, तो एफसी से एमपी कैसे आते हैं? जब एनआईटी का एडिशन हो जाएगा, तो वहां देखिए सबसे ऊपर एनआईटी को ऐड कर दिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमें जो सबसे पहले मिलता है वो एनडीपी एफसी मिलता है, और उसके बाद हम इसमें अपने उन्हीं तीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एनएफआईए, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। हमें बाकी के 7 एग्रीगेट्स जो है मिल जाएंगे। तो आपको इनकम अप्रोच ऑफ नेशनल इनकम से जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वी आर गेटिंग एनडीपीएफसी एंड वी आर एक्चुअली एडिंग दीज 4 टर्म्स, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। इसको याद रखिए। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। अच्छा, अब कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज में क्या क्या आएगा, मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आएगा, रेंट में, उसको डिटेल में आप यहाँ देखेंगे, एकदम डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको एक नजर देख ही लो। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या क्या? वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज कैश एंड काइंड फॉर द सर्विस एंड रेंडर टू द एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी पेबल इन कैश, कैश में क्या क्या आया, ठीक है। वैकेशन आप अलाउंस मिल रहा है, सिक अलाउंस मिल रहा है, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, ये सब वेजेस का पार्ट है ना। क्योंकि कंपनी क्या बोलती है? सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी बताती है। वो उसको उस छुट्टी भी दे रही तो वो उसका लागत है, कॉस्ट है। अगर वो किसी तरह का आपको ईएल सीएल दे रही है तो वो उसका लागत है। डियरनेस अलाउंस दे रही है, बोनस दे रही है ना, हाउस रेंट अलाउंस दे, सब कुछ उसका लागत है, कंपनी का लागत, वो सब आपके वेजेस में काउंट हो, वो सब कुछ आपके वेजेस में का हिस्सा है, ठीक है। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है सब, आप समझ जाइएगा। किसी भी तरह क्रीचेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉय, किसी भी तरह की सुविधा दे रहे हैं, हॉस्टल की या स्कूल के फीस की या बीमारी की, सब कुछ वो सब भी वो क्या है, इसका हिस्सा है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज का हिस्सा है ना। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ये भी आपका वेजेस सैलरी का हिस्सा है, ठीक है। प्रिकॉशंस अपने को क्या देखना है? प्रिकॉशंस, अब इसमें क्या प्रिकॉशंस हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू दिस मेथड। ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करना है,
वेजेस एंड सैलरीज। क्योंकि आप समझिएगा, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे सरकार दे रही है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप दे रही है, तो स्कॉलरशिप में मैंने कुछ किया क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पढ़ाई का स्कॉलरशिप मिल रहा है। मैंने कुछ प्रोड्यूस किया क्या? नहीं किया। करूंगा, आगे करूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ मदद ले रहा हूँ। तो एक्चुअली में जो सरकार ने सब्सिडी मुझे दिया ना, वो वेजेस है ना वो सैलरी है। क्योंकि मैंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, मैंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ट्रांसफर पेमेंट जैसी चीजों को हम नेशनल इनकम में अकाउंटिंग में यहाँ पर, मतलब इनकम मेथड में वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। वो उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा जब सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने बताया था, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वहां पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इनकम मेथड में वेजेस रेंट में नहीं लेंगे। सरकार ने मदद किया, सब्सिडी दिया कंपनी को, उसको यहाँ पर नहीं लेंगे। सरकार ने मदद दिया आम लोगों को, बुजुर्गों को दिया पेंशन, पेंशन दिया, तो पेंशन वेजेस सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने कुछ अभी किया नहीं, उन्होंने और जिस साल किया था उस साल का पीएफ तो ऐड कर दिया गया है। ये याद है, ये देखिए हमने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर लिया। तो फिर दोबारा इसको हम ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब है किसी भी तरह की इनकम जिसके जिसके ऑपोजिट में किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं है ना, अगर कुछ कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके जिसमें प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ इनकम है, ऐसे को हम इनकम मेथड में वेजेस के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखना है आपको। हम सिर्फ उसी का काउंट करेंगे, उसी इनकम का काउंट करेंगे जिसके रेफरेंस में या जिसके जिसके ट्रांजेक्शन में कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, कोई सर्विस बनाया गया है। क्योंकि उसी की हम काउंटिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट की काउंटिंग कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट बना ही नहीं तो कैसे हम उसको ऐड करेंगे, इसको ध्यान रखना है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज हाउस प्रोवाइड, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, इम्प्यूटेड रेंट को काउंट करना चाहिए। इलीगल मनी सच एज हवाला मनी, मनी अर्न थ्रू स्मगलिंग आर नॉट इंक्लूडेड एंड दे कैन नॉट बी इजीली एस्टिमेटेड। सिंपल है, इलीगल है इसलिए तो एस्टिमेशन आसान नहीं है। विंडफॉल गेन्स सच एज प्राइजेस वॉन लॉटरीज आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अगेन ये विंडफॉल गेन्स कहां से आया है? ये लॉटरी है या लक है या इस तरह की चीज है, इस यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन इनकम ऑफ द कंपनी, शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड एज इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं वो प्रॉफिट बिफोर पेइंग टैक्स ले रहे हैं, तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इनकम टैक्स को अलग से और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, wealth tax, tax on lotteries are paid from the past savings or wealth and not from current income. Therefore, they should not be treated as a part of national income of the year. जो पुराने हम अगर पैसे हम किसी भी तरह का टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ पर एड ऑन नहीं होगा। द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इनकम इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी एस्टिमेटेड एंड इंक्लूडेड इन मेजरिंग। मान लीजिए मैंने खुद ने मेरे घर पे एक मोबाइल फोन बना दिया और मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसको भी आप जीडीपी में काउंट करवाओ, क्योंकि वो आपने बनाया है, वो देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो वो अगर काउंट नहीं हो रहा है तो वो एक लिमिटेशन है, वो होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन यूज्ड और सेल्फ कंजम्पशन शुड बी एस्टिमेटेड। चलिए अब आते हैं यहाँ से हम एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एक्सपेंडिचर मेथड का भी सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे इनकम मेथड का लिखा था वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये मैंने कहा था पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आपको हमेशा इसको याद रखना है। अगर हम देश के सारे खर्चों को जोड़ दे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल दी रिसिप्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड ऑल दी पेमेंट्स टू दी इंपोर्ट, अगर इन सबको हम यहाँ पर एक इक्वेशन में लेकर आ जाएं तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी एमपी। कैसे क्या, अभी इसको डिस्कस करते हैं। इसको याद रखना है आपको। ये मैं पहले से इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम जब ऐड करके जा रहे हैं तो उससे मिल क्या रहा है। अब क्यों मिल रहा है उसके पीछे का मैं लॉजिक देता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए सी, ऑल द एक्सपेंडिचर डन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड आर द फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी हैं जी में आ गए, ठीक है जी। देन इन्वेंट्रीज, स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स, है ना, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब
आ गए हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन टू द स्टॉक, ये सब आ गए। एंड देन एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाला, टोटल एक्सपोर्ट का पैसा और टू माइनस टोटल इंपोर्ट का पैसा कर दिया, उससे अपने नेट एक्सपोर्ट मिल गया। तो इससे जो वैल्यू मिलेगी उस क्या मिलेगी, जीडीपी एमपी। इससे जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, जीडीपी एमपी, है ना। यहाँ किताब किताब की नजर से देखे तो एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही पॉपुलर मेथड है आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे जगहों पर मिलेगा, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स। वहां पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम एस्टिमेशन, रियल लाइफ एस्टिमेशन की तरफ से बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के मुकाबले। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान पड़ता है जब वो इन दोनों वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के रास्ते जाती है। हालांकि तीनों मेथड का इस्तेमाल करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों है। लेकिन किताबों में इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपको आगे के भी चैप्टर्स में मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं, जीडीपी एमपी क्या क्या मिला हमने। सी कहाँ गया, सी, दिस इज सी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, सी यहां है सेकंड नंबर पे, आई ऊपर है, देन जी, देन एक्स माइनस। ये सबको ऐड ऑन कर दिए तो क्या मिला, ये सबको ऐड ऑन कर देंगे तो क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी, जीडीपी एम। इसको मैं थोड़ा और जूम करूं क्या, थोड़ा और जूम कर देता हूं, क्या मिलेगा अपने को, जीडीपी एमपी। अब इसमें जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। देन नेट एनडीपी एफसी निकालना होगा तो क्या करना होगा, ये सारा तो सेम रहेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, मिल जाएगा। एंड देन एनडीपी एफसी से एनडीपी एमपी जाना है तो क्या मिलेगा, एफसी से एमपी जाना है, एफसी से एमपी, सेम है। माफ कीजिएगा, यहाँ बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए एनएनपी, एनएनपी, क्योंकि यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड किया गया है ना। तो यहां से मैं निकाल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आप ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनएनपी एमपी। ये सारा एनडीपीएफसी तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ एनएनपीएफसी हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और यहाँ पे होना चाहिए एनएनपीएफसी, क्योंकि एफसी से एमपी कन्वर्ट करना है तो वापस से इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, जो कि ऐड नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो, नहीं किया गया है तो वो एनएनपीएफसी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए अब आप देखेंगे कि हर सूरत में, ऊपर भी जब आप इनकम मेथड पढ़ रहे थे और अभी जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो फाइनल कंक्लूजन है, मैं फाइनल कंक्लूजन आपको दूं, फाइनल कंक्लूजन आपको दूं, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म या प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में हमने 8 देखा, तो उसमें से अपना बेस्ट फॉर्म कौन सा है। आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें, या हम बात करें इसके टर्म में, लेमन टर्म में, तो जीडीपी एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी एमपी आप सुनते होंगे, फलाना देश का जीडीपी है, हमारे देश का जीडीपी है, हम इतने नंबर पे आते हैं, तो हम सीधा जीडीपी की बात करते हैं। लेकिन जीडीपी सही आईना नहीं दिखाता कि उस देश की ताकत कितनी है, क्योंकि जीडीपी में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, विदेशी कंपनी और विदेशी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट है वो है हमारा एनएनपी। हो गया, ओके, इसको एनएनपी एफसी। आइए समझते हैं क्यों। अभी अगर आप हमारे पुराने कैलकुलेशन में भी देखेंगे, एनएनपी एफसी देखिए कितना आया था, नियरेस्ट लगभग सबसे कम है ये, सबसे कम है ये लगभग। इसका मतलब जितने सारे एडजस्टमेंट है वो हमने कर लिया। क्या हर बार कम आएगा, नहीं, हर बार कम नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो संजोग इस यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा एनएफआई हमने नेगेटिव माना है ना। अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे तो फिर डिफरेंस आएगा, ठीक है। डेप्री तो यहाँ पर आमतौर पर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एनएनपीएफसी आता है। तो एनएनपीएफसी इज द प्योरेस्ट फॉर्म, या आप कह सकते हैं किताबों में एक्चुअली में जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, वो क्या है,
वो है हमारा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी ही इज द सिनोनिम ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इज द सिनोनिम टू डिफाइन एनएनपीएफसी। बाकी जीडीपी जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो हमारा नेशनल इनकम नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है वो नेशनल इनकम का, वन ऑफ द एग्रीगेट है नेशनल इनकम का। लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म की हम बात करें तो वो है एनएनपीएफसी। यहाँ पे हमने डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट कर लिया है क्या? हाँ कर लिया है, नेट के फॉर्म में है सर, ग्रॉस के फॉर्म में नहीं है, मतलब डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस कर लिया है। उससे अपने को क्या समझ में आता है? डेप्रिसिएशन माइनस किया तो अब समझ में आएगा देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कितना खर्च करते हैं, देश की जो एसेट्स है उसकी वियर एंड टीयर वैल्यू कितनी है। जितनी ज्यादा वियर एंड टीयर वैल्यू उतनी बैड टेक्नोलॉजी, जितनी कम वियर एंड टीयर वैल्यू उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी। सो ग्रॉस विल नॉट गिव यू द रियल इमेज ऑफ द इकोनॉमी, बट नेट विल गिव यू द रियल इमेज ऑफ द इकोनॉमी। नंबर टू, डोमेस्टिक। यहाँ डोमेस्टिक है क्या? नहीं सर, यहाँ नेशनल है। इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक लेता तो यहाँ फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन का स्किल हमने हायर किया है, और उसकी वजह से हमारा जीडीपी ज्यादा है। हमने जब नेशनल बोला इसका मतलब हम भारत नहीं, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। हमारे सारे भारतीय भारतीय लोगों की प्रोडक्टिविटी कितनी है वो हमारे नेशनल से पता चलता है। इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल नॉट गिव यू द रियल इमेज of the country's productivity, but the national product will give you the real image of the country's productivity. How productive the country is, how productive the people of the country is. That is why वहां डोमेस्टिक की जगह क्या लिया हमने? नेशनल लिया। एंड लास्ट, फैक्टर कॉस्ट। हमने मार्केट प्राइस नहीं लिया, हमने फैक्टर कॉस्ट लिया। क्यों लिया? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इज द रियल वैल्यू, या इसका सिनोनिम कई बार पढ़ाते वक्त मैं बोलता हूं फैक्ट्री कॉस्ट ही है। रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में सच में जो लागत लगी है वही तो है फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऐड कर दिया। अगर बताइए हमारा एनएनपी एमपी है 800 और एनएनपी एफसी है 700, तो हम एनएनपी एमपी का अगर ढोल बजाएं कि हमने इस साल 800 का प्रोड्यूस किया, नहीं, आपने टैक्सेस लिया है 100 का। टैक्सेस आपका नेशनल प्रोडक्ट नहीं है। मैंने अभी आपको कहा था एक बड़ा अपने को अप्रोच समझ में आना चाहिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, कि जो देश में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू अपने को चाहिए। टैक्सेस तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड, ट्रांसफर ही तो है कि हमने बनाया और बदले में सरकार ने कहा कि कर जमा करो, टैक्स जमा करो, ये लो भैया टैक्स। सरकार ने क्या किया? सरकार तो जब उसको जी के फॉर्म में वापस लाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वापस लाई, तब तो उसका फायदा है, अदरवाइज सरकार के खजाने में रह गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए फैक्टर कॉस्ट is the real mirror of the value of goods and services produced in a year instead of market price, because market price comes with the taxes. अब बताइए, इस साल भी हमने 700 का प्रोड्यूस किया, अगले साल भी 700 का प्रोड्यूस किया, लेकिन अगले साल टैक्स बढ़ा दिया। तो पिछले साल 100 टैक्स दिए थे तो 800 कहते थे एनएनपी एमपी को, इस साल 150 टैक्स दिए तो 850 कहेंगे एनएनपी एमपी को। तो क्या हमारा, हम कहेंगे कि पिछले साल से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ गया? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। टैक्सेस बढ़ा है, प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ। तो टैक्सेस क्या करता है? रियल इमेज को छुपा देता है, इसलिए अपने को रियल इमेज कौन देगा? फैक्टर कॉस्ट। तो यहां से हमने देखा कि सभी का एडजस्टमेंट करने के बाद जो रियल, जो प्योरेस्ट फॉर्म निकल कर आता है नेशनल इनकम का, उसको कहते हैं एनएनपीएफसी। एंड दैट इज व्हाई एनएनपीएफसी इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछिए ना। अब आप इसको देखेंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा समय निकालकर, इसको आप पढ़ेंगे पेज नंबर 41 है ना। क्या क्या डिफिकल्टीज हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में? तो जितने भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, जो मैंने कहा सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाउस वाइफ हैं जो घर पे काम कर रही हैं, माताएं बहनें, ये सब जो भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है जिसमें कोई लेन देन हमने पैसे के फॉर्म में नहीं किया। मैंने आपको बोला कि यार आओ मेरे घर पे जरा सा प्लांटिंग में मेरा हेल्प कर दो, तो मैंने आपको कोई पेमेंट नहीं किया। तो ये जितने भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है ये सारे डिफिकल्टीज हैं जो मेजरमेंट नहीं हो रहे नेशनल, जबकि होने चाहिए, क्योंकि आपने सेवा दिया मेरे को, सर्विस दिया मेरे को, सर्विस का एक वैल्यू होनी चाहिए।
वो वैल्यू तो हमने दिया नहीं, क्योंकि हमने तो बार्टर सिस्टम में काम कर लिया कि आज तुम मेरे लिए कर दो, कल हम तुम्हारे लिए कर देंगे। तो सर्विसेज की वैल्यूएशन वहां नहीं हो पाई। तो जितने नॉन मनी ट्रांजेक्शन है वो डिफिकल्टीज है मेजरमेंट करने में नेशनल इनकम के। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन नेशनल इनकम अकाउंट्स, जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार की जो कार्यकलाप है यहाँ पर, एक जनरल व्यू पॉइंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट लाइक जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, दे शुड बी ट्रीटेड एज गिविंग राइज टू फाइनल कंजम्पशन ऑफ सच services by the community as a whole, so that contribution of general government activities will be equal to the amount of wages salary paid by the government as regard capital formation. अब यहाँ पर जो सेवाएं, न्याय न्याय का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे आप? जो हमने सैलरी दिया वो तो काउंट हो गया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसका क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो सुधार है उसका, उसको कैसे दिखाएंगे? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या है उसमें? तो यहाँ डिफिकल्टी आती है। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेन फर्म्स, the third major problem arises with the regard to treatment of income arising out of activity of the foreign firm in a country. Should their income form a part of national income of a country in which they are located, or should it belong to the national income of a country owing the firm? किसका होना चाहिए? यहाँ पर सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश में बड़ा सा फैक्ट्री लगा रही है और यहाँ पर काम कर रही है, तो किसका, किसमें काउंट होना चाहिए? जीडीपी हमारे देश में या उनके देश में? तो ऑन दिस व्यू पॉइंट आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड इज दैट प्रोडक्शन एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन एंटरप्राइज शुड बी ascribed टू द कंट्री इन विच प्रोडक्शन टेक प्लेस। ये जीडीपी, इसलिए हम लोग जीडीपी को इतना ढिंडोरा बजा के बताते हैं दुनिया भर में कि वो जीडीपी में काउंट होना चाहिए। विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं तभी काम कर रही है। हम वो एटमोस्फेयर दे रहे हैं, हम वो क्लाइमेट दे रहे हैं, हम वो उसको जो है करप्शन फ्री या लॉफुल इन्वायरमेंट दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, या लो कॉस्ट लेबर दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ काम करी। तो आईएमएफ कहता है कि इसको उसी देश में काउंट करना है। हाउएवर, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनीज आर क्रेडिटेड टू द पेरेंट कंट्री। ये जो पैसे चले जाते हैं, एनएफआईए का बात है ये, जो पैसे चले जाते हैं उसको कहाँ काउंट करनी चाहिए? तो पेरेंट कंट्री में कहाँ काउंट करनी चाहिए? ठीक है। अब डेवलप, अब ये तो आम दिक्कतें थी। अब ये है कि डेवलपिंग कंट्री या जो जितने भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या दिक्कतें आती है तो वो आप देखेंगे। तो जितने प्रीवेलेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शन इन सच कंट्रीज सो हाई, तो यहाँ पर एक बड़ा दिक्कत हुई। illiteracy, because of illiteracy in developing countries, most producers have no idea of the quantity and value of their product and do not follow the practice of keeping regular accounts। जो मैं बुक ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता है भारत में जितनी भी हमारी इनकम है, या इनकम को एक मिनट के लिए साइड रख दीजिए क्योंकि उसको तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, जितने लोग रोजगार में हैं, अगर 100 लोग रोजगार में हैं तो 50% से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार में। आप इसको समझ लीजिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या कैश ट्रांजेक्शन्स पे काम कर रहे हैं, या बैंकों से लेन देन कम कर रहे हैं, या सिर्फ पेमेंट्स अपने एम्प्लॉय को कैश में कर रहे हैं, कोई भी उसमें चेक या बैंक का वो रोल नहीं है, या इनकम टैक्स नहीं भर रहा। आपको पता है देश में सिर्फ 2.57% आबादी जो है इनकम टैक्स भरती है, डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 2.57%। तो आप उससे समझ लीजिए कितने लोग टैक्स कैटेगरी में ही नहीं है, जो रिटर्न ही नहीं भर रहे। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलपिंग कंट्रीज ये दिक्कतें आती है कि बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे या टैक्सेस नहीं भर रहे, तो उसका वो काउंट में नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इज स्टिल इनकम्प्लीट, सो दैट देयर इज अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक फंक्शनिंग। एन इंडिविजुअल मे रिसीव इनकम पार्टली फ्रॉम फार्म ओनरशिप, पार्टली फ्रॉम मैनुअल वर्क स्लैक रीजन दिस। हम मल्टीपल काम भी कर रहे हैं, गरीब देश है, जरूरतें हमारी ज्यादा है तो हम 3-4 काम कर रहे हैं, तो हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे सेक्टोरियल कैटेगरीज। जो हमने जीवीए में पढ़ा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट में पढ़ा था, जीवीए इन वैल्यू एडेड मेथड में, वहां हम सेक्टोरियल डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ कैसे करेंगे? एक व्यक्ति 4 सेक्टर में काम कर रहा है, कैसे? तो यहाँ पर फिर हमारी हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इनकम मेथड का इस्तेमाल करती है। भाई तुम्हारी टोटल इनकम बताओ कि किस सोर्स से आता है। Another difficulty in measuring national income in developing countries arise because of production, both agriculture, industrial is unorganized and is scattered. ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। The greatest difficulty in the measurement of national income in developing countries is general lack of adequate statistical data। सबसे पहले डेटा, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो अपने देश में डेटा की दिक्कत है।
डेटा नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज नहीं है और बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ डेटा, रियल वैल्यू, अगर कोई कहता भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो मैं तो मानता ही नहीं हूं पहले। भारत आराम से $5 ट्रिलियन या इसके ऊपर की इकोनॉमी, लेकिन वो उसमें नहीं है, आप क्या कहते हैं, डेटा के रूप में नहीं है हमारे पास। क्योंकि मैक्सिमम आप गांव में आज भी देखेंगे, मजदूर काम कर रहे हैं एक खेत में, और आप ज्यादातर बटाई में उसने क्या कर लिया कि भैया जितना भी प्रोडक्शन होगा 50% मेरा 50% आपका। और मान लीजिए उसका बड़ा परिवार है तो वो मंडी तक लेकर ही नहीं जा रहा है, तो वो तो उसका सेल्फ कंजम्पशन में चला गया, जो कहीं काउंट ही नहीं हुआ। तो देश में ऐसा कितने कितने सारे आप समझ लो एग्रीकल्चरल लैंड है जिसमें काउंटिंग में ही नहीं आ रहा है जिसका आउटपुट। इसीलिए because of lack of data, I personally consider that Indian economy is more than $5 trillion economy, but actually that is not in a form of statistical data. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन उसके पहले जाते जाते जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको, ये पेज नंबर कौन सा है, 46 में, यहाँ पर 47। कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यानी सी की वैल्यू दी हुई है, एनआईटी की वैल्यू दी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यानी जी की वैल्यू दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है, यानी फिर से जी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद चेंजेस इन बिजनेस इन्वेंट्रीज दिया है, मतलब आई की वैल्यू दी हुई है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है, आई की वैल्यू दी हुई है। एक्सपोर्ट दिया है, एक्स की वैल्यू दी हुई है। एनएफआईए दिया है, इंपोर्ट एम की वैल्यू दिया है एट डिप्रिसिएशन। यानी कि ये जो पूरा है ना, ये एक्सपेंडिचर मेथड से, इसमें सी आई जी एक्स और एम की वैल्यू दी है। बस सबको जोड़ते जाइए, जीडीपी एमपी क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलेगा अपने को, एक्सपेंडिचर से मेथड से अपने को मिलेगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी सबको जोड़ देते हैं, सी प्लस आई, आई में क्या क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज, सी प्लस आई प्लस जी, जी में क्या आ जाएगा, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, सब आ गया। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, ये आ गया। और इस सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। कर लेंगे क्लास, बताइए इसमें कोई डाउट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स में पूछा गया था 2006 में ये क्वेश्चन, कोई डाउट है, सिर्फ एड ऑन करना है सबको। किसको किसको नहीं करना है, डेप्रीसिएशन, नेट एनएफआईए और कहाँ गया एनआईटी, एनआईटी, इन तीनों को नहीं करना, बाकी सबको ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये देखिए नेशनल इनकम बोला ना, इसका मतलब आपसे एनएनपीएफसी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो एनएफआईए प्लस कर देंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एनआईटी माइनस कर देंगे। इन तीनों को कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एनआईटी माइनस कर दिया, और एनएफआईए को प्लस कर देंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नेट फैक्टर पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, अपने को कोई पेमेंट आया नहीं है, तो एनएफआईए का अधूरा जानकारी दिया हुआ है, अपने को कोई पेमेंट आया, रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ पेमेंट हुआ, ठीक है, तो माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए 10,000 में से एक तीन हो गया, क्या बचा, 95 क्या है हमारा एनएनपीएफसी। ठीक है, इजी। तो एग्जाम में मैं क्या करूंगा, एग्जाम में मैं क्या करूंगा, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, और ये जो ऐसे इसने आधा इंफॉर्मेशन दिया ऐसा नहीं करूंगा, एनएफआईए पूरा दे दूंगा मैं, और आपको फिर उसमें से 8 एग्रीगेट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, पहला तो ये एक्सपेंडिचर मेथड था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वाई माइनस टी, है ना, इनकम माइनस टैक्सेस। अच्छा चलिए, जीडीपी एमपी सीधा सीधा दिया हुआ है 6,000, बहुत ही बढ़िया। एनएफआईए निकाल लेते हैं इन दोनों से, एनएफआईए निकल जाएगा, रिसिप्ट माइनस पेमेंट माइनस 75 रुपए, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, एनआईटी दिया हुआ है, बढ़िया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिविडेंड ट्रांसफर टू पर्सन, पर्सनल टैक्सेस दिया हुआ है, ट्रांसफर टू पेमेंट पर्सन, क्या ये इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है सर,
तो इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ट्रांसफर पेमेंट को अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिविडेंड किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट का पार्ट होगा, ठीक है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। एंड पर्सनल टैक्सेस 1500। आइए अब इसको निकालते हैं। एनएनपीएफसी तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे? इन तीनों की मदद से। डेप्रीशिएशन एनआईटी को माइनस करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे, मिल गया। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलता है? नेशनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर दें। तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो माइनस प्लस माइनस का है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। इसकी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी? इसकी जानकारी मिल जाएगी पेज नंबर, यहां पर मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। वेयर इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यहां देखिए, इसको देख लीजिए। ये हमारा नेशनल इनकम है, एनएनपीएफसी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हटा दें तो पर्सनल इनकम बन जाएगा? भाई ये तो देश का इनकम है। लोगों की इनकम क्या है? लोगों की इनकम को जानने के लिए क्या करेंगे? देश की इनकम में से कॉर्पोरेट का सब कुछ हटा देंगे, बस बन जाएगा। देखिए, कॉर्पोरेट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो बांटा नहीं गया है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं कई लोग, इसको हटा दीजिए नेशनल इनकम में से। कॉर्पोरेट टैक्सेस हटा दीजिए। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपने दे दिया है ना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो गया, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, हटा दीजिए। वो अभी आपका इनकम नहीं है, पर्सनल इनकम नहीं है, वो नेशनल इनकम है, पर्सनल इनकम नहीं है, हटा दीजिए। प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ये नेशनल इनकम का तो हिस्सा नहीं है, नेशनल इनकम का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो पर्सनल इनकम का हिस्सा है, तो उसको प्लस कर देंगे। बस ये तीन को माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्या मिल जाएगा? पर्सनल इनकम। और फिर आखिरी में क्या करेंगे? पर्सनल इनकम में से क्या हटा देंगे? टैक्स हटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आए तो आप देखेंगे क्या क्या किया। नेशनल इनकम में से जो कॉर्पोरेट की चीज है उसको हटा दिया, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट हटा दिया, और कुछ दिया हुआ नहीं है कॉर्पोरेट का, तो अपने को करना नहीं है। सोशल सिक्योरिटी सब कुछ दिया नहीं है, चलिए ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा पर्सनल इनकम। और फिर टैक्सेस को हटा दिया, तो बन गया हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, 3625, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वैल्यू एडेड मेथड से बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 4 5 ये सारे क्वेश्चन को देख लिया, 6, इन सबको ट्राई कीजिए एक बार घर पे, और फिर मुझे बताइए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हमने लगभग ये नेशनल इनकम खत्म किया, और बाकी फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर समय मिला तो। दैट्स ऑल फ्रॉम